BBA। BBA था, उसके बाद से क्या कर रहे हैं 13 के बाद? 13 से 14 था PGDMM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, पटना यूनिवर्सिटी से। BBA भी पटना यूनिवर्सिटी से। ठीक है, मार्केट मैनेजमेंट था। उसके बाद 2014 से 2016 MBA। 14 से कब तक MBA है? 16। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से। ठीक है। उसके बाद 17 से कोविड के टाइम तक जॉब किया हूँ, 2 साल अप्रोक्स। ठीक है, 2017 से आपने लॉ किया है? नहीं, 2017 से कोविड लॉकडाउन तक जॉब किया है मैंने, 2 साल। जॉब किया, अच्छा सॉरी, जॉब किया है। ठीक है, उसके बाद कोविड के बाद से सर मतलब तैयारी कर रहा हूँ, कोविड के लॉकडाउन के टाइम से। तो क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं? केवल इसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं? सिविल सर्विसेज, BPSC। ठीक है, सिविल से। आपकी हॉबी क्या है? हॉबी सर खाना बनाना, कुकिंग हॉबी है। अच्छा, कौन सा खाना, किस प्रकार का खाना बनाते हैं आप? वेज, नॉन वेज? दोनों सर, जो नॉर्थ इंडिया में जो अपने बिहार की साइड चलती है। अच्छा, कोई फेवरेट अपना डिश बताइए जो आप बनाते हैं। चिकन करी। चिकन करी। जो चिकन बनाया जाता है उसमें जो उसका साइज होता है चिकन का, कुछ लोग छोटे को पसंद करते हैं, कुछ लोग बड़ा वाला चिकन खाते हैं। आपके हिसाब से क्या सही रहता है उसमें? सर ऐसे साइज से तो मुझे टेस्ट में मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं किया हूँ, बट एक एवरेज साइज होती है, मीडियम साइज, वो प्रीफर करता है मुझे। अच्छा, जो चिकन बिरयानी में जो चावल लगता है वो जी चावल सर, कौन सा लगता है? बेसिकली लोग बासमती चावल को प्रीफर करते हैं। अच्छा, बाकी किसी भी आपकी जो हॉबी है कुकिंग, कुकिंग जो आपकी हॉबी है, तो इससे आपको आपके जॉब में कुछ मदद मिलेगी? ये तो टाइम वेस्ट करेगा जॉब का। नहीं सर, डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे मुझे। जैसे? जैसे कि सर कुकिंग जो है, कुकिंग एक कंप्लीट प्रोसेस है। जैसे कुछ बनाना होता है तो पहले प्लानिंग करनी होती है कि क्या बनाया जाए। उसी तरीके से जॉब में जो भी प्रोफाइल होगा, एक बेटर प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प मिलेगी। दूसरी बात, कुकिंग जो है सर, कुकिंग में डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, डाइवर्सिटी होती है। तो सबको एक साथ लाके प्रॉपर क्वांटिटी में, रेशियो में, तब जाके एक अल्टीमेट कोई अच्छा डिश बनता है। उसी तरीके से जॉब प्रोफाइल में सर काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ होंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोग होंगे, तो सबको साथ में लेके चलना यहाँ से सीख होती है। इसी तरीके से सर अगर हम कुकिंग को ही अगर स्पेसिफिकली देखें तो उसमें हमें इंडिया की रीजनल डाइवर्सिटी का एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। कहीं की मसाले हैं, कहीं से ऑनियन है, कहीं की गार्लिक है, कहीं की। तो इसी तरीके से जॉब में भी डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट माइंडसेट के लोग रहेंगे, तो सबके साथ एक अच्छे से एक इफेक्टिव टीम ऐसे वर्क। आपने कहा कि काफी अलग अलग क्षेत्र से इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ओनियन कहाँ का फेमस है? आप जो ओनियन यूज करते हैं वो कहाँ का होता है? हम तो लोकल करते थे मार्केट की, बट फेमस ओनियन तो ऐसे फेमस स्वादिष्ट ओनियन कहाँ का होता है? ये सर नासिक महाराष्ट्र जिसको का कोई ओनियन काफ़ी अच्छा माना जाता है। महाराष्ट्र का नासिक अच्छा, ओनियन को काफ़ी तो उसकी आप तो खाना में इलायची भी यूज करते होंगे, तो इलायची कहाँ से आता है? इलायची सर साउथ इंडिया से आती है, कर्नाटका, कहाँ से? केरला। अच्छा, ऐसे। तो इलायची का क्या, इलायची आपने कभी देखा है? ये पौधा होता है, पेड़ पे फलता है, या फिर नहीं सर, मैं या पेड़ जमीन के को नीचे? उसको ऑब्जर्व नहीं किया। अच्छा, नींबू कहाँ का, कचाई लेमन कहाँ का है? नहीं सर, नहीं पता मुझे। आपने कड़कनाथ मुर्गा का नाम सुना है? यस सर। कहाँ का है ये, कहाँ? कड़कनाथ सर उड़ीसा और MP के एरिया में मिलता है।
क्या खासियत है इस मीट की? काफी इसके लिए इसको लेकर के काफी चर्चा है। सर कड़कनाथ मुर्गा की मीट जो होती है ना, वैसे तो उसकी कलर थोड़ा रेड के कंपेयर में ब्लैक होती है, और उसके टेस्ट के बारे में मैं तो सर टेस्ट नहीं किया हूँ। ऐसा माना जाता है कि उसकी टेस्ट काफ़ी अच्छी होती है कंपेयर टू जो हम नॉर्मल चिकन खाते हैं। तो इसके टेस्ट और फ्रेगरेंस की वजह से इसको जीआई टैग में मिला हुआ है। अच्छा ये बताइए कि वेज और नॉन वेज का जो विवाद है वो धर्म के विवाद से जुड़ते जुड़ते पर्व त्योहारों तक पहुंच चुका है कि कुछ लोग कहते हैं वेज खाना चाहिए, कुछ कहते हैं नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, कुछ कहते हैं खाना चाहिए। तो इस विवाद को आप क्या समझते हैं? ये विवाद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जायज है? लिविंग स्टाइल है, उसमें ऐसा किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए कि कौन क्या खाए कौन क्या बने। बट बट जहाँ पे अगर हम रहते हैं वहाँ पे अगर किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, चाहे वो माइनॉरिटी में हो या मेजोरिटी में हो, और किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी से अगर उसके सेंटिमेंट्स को हट हो जाए, तो दूसरे साइड को भी थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए कि अगर कोई पर्टिकुलर आइटम है उसको अगर नहीं खाए और इससे मेरा पड़ोसी या मेरा उससे मेरा कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन रहेगा, तो मेरे ख्याल से ऐसे अमिकेबली। बट ऐसा कुछ तो आप ये कहना चाहते हैं कि अभिव्यक्ति की जो आजादी है, खाने पीने की जो आजादी है, उस आजादी को सामने वाले को देख करके अपने आप को एंजॉय करना चाहिए। अगर सामने वाला उसको नहीं खाता है तो खुद छोड़ देना चाहिए। सामने वाला सर खाने से इशू नहीं है, अगर किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट अटैच है और उसका कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि हम अगर बिना उसको हर्ट किए हुए भी अपने राइट टू फ्रीडम को हम इंजॉय कर सकते हैं, तो वी शुड गो फॉर दैट ऑप्शन। इसके संबंध में कोई संविधान का अनुच्छेद या सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आप याद कर पा रहे हैं? सर आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लिव और फ्रीडम और लिबर्टी वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग खाने की भी आज़ादी आदमी को है, बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। नहीं नहीं, जो आप जिस बात की बात कर रहे हैं कि सामने वाले को देख करके हमें अपने चॉइस को बदलने चाहिए अगर विकल्प विकल्प है तो इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है? कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार को आप याद कर पा रहे हैं? सॉरी सर मुझे नहीं याद है। ओके, चलिए। खाना बनाते हैं आप, कभी नमक कम हो जाता है तो एक विकल्प होता है कि बाद में नमक डाला जा सकता है। लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पर जब आप काम करते हैं तो कई ऐसी गलतियां हैं जिसमें रीअरेंजमेंट का मौका नहीं मिलता है। मान लीजिए कोई ऐसी गलती हो गई जिसमें रीअरेंजमेंट का कोई स्कोप नहीं है, फिर आपका अगला कदम क्या होगा? सर इस केस में अगर कोई स्कोप विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है, जैसे आपने बोला कि इसमें अब कुछ अमेंडमेंट हो नहीं सकता है, तो इस केस में तो सर मेरे जो सीनियर होंगे या जो और रिस्पेक्टिव पर्सन होंगे, अब वही लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट की गुंजाइश टीम एफर्ट से और एक जो सीनियर के एडवाइस से जो उस वक्त दिया जाएगा सजेशन, अब उसी को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रेक्टिफाई का ऑप्शन है ही नहीं है। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है? आज की हाँ, आज का। आज के लिए कल का पढ़ा है? कल का पढ़ा। क्या न्यूज आपको उसमें लगा इम्पोर्टेंट, कुछ बताइए। कल के न्यूज़ में सर मैं पटना वर्जन का दैनिक जागरण पढ़ा था, तो उसमें तो एक फ्रंट न्यूज़ थी कि कल टीचर्स का जो बिहार में टीचर्स की अटेंडेंस के लिए एक कंपलसरी अटेंडेंस की सिस्टम की गई थी कि अगर कोई भी टीचर कल स्कूल में एब्सेंट पाया जाएगा तो उसको सस्पेंड किया जाएगा। एक तो न्यूज़ ये थी। और कोई न्यूज? और न्यूज़ सर कुछ स्पोर्ट्स में इंडिया का कोई प्लेयर यशस्वी जायसवाल का डेब्यू हुआ है टेस्ट में वेस्ट इंडीज में, तो उससे रिलेटेड कुछ। तो आपको क्या लगता है कि जब टीचर्स लोग यहाँ पे आंदोलन करने आने वाले थे उसी दिन जो है स्कूल में कंपलसरी अटेंडेंस कर देना, ये कहाँ तक जायज है? उनको अगर छुट्टी मिलता है तो एक दो दिन अगर वो छुट्टी अपने अधिकार के तहत लेना चाहते थे तो देना चाहिए सरकार को। सर ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अब गवर्नमेंट का डिसीजन है, तो
जो भी क्या है वो। गवर्नमेंट के हर डिसीजन को आप सही ठहरा देंगे? नहीं सर, अगर प्रोसीजर के थ्रू है, जो हमारे गाइडलाइंस को, रूल्स को और संविधान को फॉलो करते हुए फॉलो की जा रही है, तो वी शुड गो विद दैट प्रोसीजर। ठीक है। आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम सुना होगा। यस सर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अभी एक बहस चल रही है कि इसे लागू कर देना चाहिए, और विधि आयोग का गठन भी किया गया है। एक विद्यार्थी के नाते, है ना, आपने कहा कि आप सिविल सर्विस एस्पायरेंट हैं, आप क्रिटिकली एनालाइज करके बताइए कि क्या होना चाहिए यूसीसी का। सर यूसीसी जो अभी है, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव स्टेट ऑफ पॉलिसी का आर्टिकल 44 के तहत है। इसमें वो स्टेट को इंडिवेयर करता है कि स्टेट शैल स्ट्राइव फॉर इन्फोर्सिंग यूसीसी अक्रॉस इंडिया। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनली सर ये हमारा रिकमेंडेशन है। अब है कि इसके आप पता कि क्रिटिकली एनालिसिस कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते हैं कि इससे क्या होगा। तो सर यूसीसी ऐसे कि सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशनल डीपीएसपी जो है वो हमारे लॉ के तहत आएगा, तो डीपीएसपी नहीं का नहीं, एग्जीक्यूशन। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट। ओके। क्रिटिकली एनालाइज कहने का मेरा मतलब है कि आप मुझे ये बताइए कि उसको लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। प्रोज एंड कॉन्स तो आप जान ही रहे हैं, सकारात्मक क्या है, नकारात्मक क्या। आप मुझे निष्कर्ष बताइए, कंक्लूजन बताइए। लागू करना चाहिए सर। लागू करना चाहिए। अब उसके पीछे का कारण बताइए। ठीक है सर, इससे सबसे पहले क्या फायदा होगा कि जिस तरह से हमारे देश में एक यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिमिनल लॉज है, आज कोई क्राइम करता है तो उसका एक लॉ होता है। तो उसी तरीके से अगर हमारा यूसीसी आ जाएगा तो हमारे देश की जो सिविल लॉज है उसमें जैसे कि इनहेरिटेंस के मैटर है, मैरिजेस के मैटर हैं, डिवोर्स के मैटर हैं, इसमें से एक ठीक है, यूनिफॉर्मिटी समान आएगी। कानून, समान जी जी। कानून हो जाएगा उस मामले में। ठीक है। दूसरा इसका सर बहुत एडेड एडवांटेज क्या होगा कि आज हमारे देश में जुडिशरी काफ़ी लैग कर रही है इन टर्म्स ऑफ डिसमेंटलिंग द केसेस। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर सिंगल लॉ होगा तो जुडिशरी का बोझ कम होगा, जो हमारे अदर जो बोझ इम्पोर्टेंट कम मैटर्स होगा। हैं। जी सर। ठीक है, इसका इसका क्या है दो कि सर, हानि बताइए, दो हानि बताइए। बस हानि सबसे पहले क्या है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा कल्चरल और रिलीजियस डाइवर्सिटी है, तो सबको एक साथ बैठा के कंसेंसस करने की चैलेंज है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। तो सबसे बड़ी कंसेंट ऑफ ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर एक डिफिकल्ट टास्क है। दूसरा हानि क्या है सर, राइट टू रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है, और डीपीएसपी, ये यूसीसी एक डीपीएसपी है। अगर कोई कन्फ्रंटेशन आएगा कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए हाउ टू हैंडल दिस, तो ये भी एक चैलेंज होगा, क्योंकि ऑलवेज फंडामेंटल राइट प्रीवेल ओवर डीपीएसपी। तो ऑलवेज का तो मामला नहीं है। बस देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। आर्टिकल 31 एबीसी जब आती है तो कुछ फंडामेंटल राइट आर्टिकल आर्टिकल 31 ABC तीनों है उसमें। ए और सी है सर, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है अच्छा, बट उस क्लॉज में है। ठीक है। तो आपने देखा कि कभी कभी धार्मिक अधिकार अगर फंडामेंटल राइट है तो उसको भी कभी कभी कम करके डीपीएसपी को लागू कर दिया गया है, जैसा कि आपने खुद बताया। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी यूसीसी है, आपने दो इसका नेगेटिव पॉइंट भी बताया। तो हमारे लिए इसको लागू करना, हम शांति के लिए लागू करना चाहते थे, समरूपता के लिए, आसानी के लिए, सरलता के लिए, और हम इसकी इससे एक और सामाजिक अशांति खड़ा कर देंगे। तो आपको नहीं लगता है कि हम जो करने जा रहे हैं वो अपने आप में इरेलीवेंट है? सर इरिलेवेंट है ऐसा तो नहीं कहूँगा, बट कि कंसेंसस बिल्ड करना एक डिफिकल्ट चैलेंज है। अगर सारे स्टेक होल्डर को हम प्रॉपर कॉन्फिडेंस में लेके उसको समझा दें उसके बेनिफिट, तो ये इजीली एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ठीक है, मैं आपको यूसीसी को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेट का, यानी कि केंद्र का सबसे बड़ा अधिकारी बना देता हूं, यस सर। और मैं आपसे सजेशन लेता हूं। सरकार के सबसे बड़े सलाहकार आप हैं। आप मुझे यस यूसीसी को लागू करने के लिए, सही तरीके से लागू हो और कोई अशांति ना हो, आप मुझे 3 स्टेप बताइए, क्या क्या करेंगे आप? सर, सबसे पहले तो ये होगा कि जो स्टेक होल्डर है हर कम्युनिटी के, उसके जो रिलीजियस लीडर होंगे और जो टॉप मोस्ट लीडर, जो वो लीडर जिसको इन डेप्थ रिलीजन की नुआंसेस पता हो, उसको हम लेके आएंगे ठीक है। कॉमन प्लेटफॉर्म पे।
ठीक है। स्टेप 1 ये हो गया कि जो रिस्पॉन्सिबल इन डेप्थ नॉलेज वाले पर्सन है पर्टिकुलर कम्युनिटी के हर सेक्शन के सोसाइटी के, जो पर्सनल लॉस को जानते हैं अच्छे से, उसको एक टेबल पे लेके आएंगे। दूसरी बात, जब सबको एक टेबल पे आ जाएंगे तो एक ड्राफ्ट सबके कंसेंसस से एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा कि फॉर एग्जांपल कि मैरिज का ही प्रोविजन है, तो किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, डिवोर्स का कुछ है, तो उसको लेके सबका एक कॉमन आइडिया होगा। तो उसमें हमको देखना पड़ेगा कि फिर एज इट मतलब आर पॉसिबल। ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है, अगर सर ये दोनों अगर हैंड टू हैंड चल जाता है, ये दोनों पार्ट 1 पार्ट 2, तो तीसरा फिर क्या है कि सर इसको हम वाइडर एक्सेप्टेबल के लिए सोसाइटी के या फिर लार्जर जो कॉमन पीपल है उससे भी हम रिकमेंडेशन लेंगे कि फर्दर कुछ इंप्रूवमेंट होगा उसमें आम पब्लिक स्टेक होल्डर जो है, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी बेनिफिट को एंजॉय आम पब्लिक को करनी है। तो ये तीनों में जब कंसिडर हो जाएगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। साउथ चाइना सी का नाम आपने सुना है? यस सर। दक्षिण चीन सागर, इसमें क्या विवाद है? साउथ चाइना सी सर एक टेरिटरी है अपने साउथ ईस्ट एशिया के ईस्ट के साइड, ताइवान के और उसके नीचे, उसमें चाइना क्लेम कर रही है। एक 9 डैश लाइन है एक एरिया में, उसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जैसे स्पार्टले आइलैंड है, स्कॉर्बो आइलैंड है, इन सब पे चाइना क्लेम कर रही है कि ये हमारी टेरिटरी है। तो ये टेरिटरी का इशू है। तो इसमें क्या होना चाहिए? आपका वे फॉरवर्ड क्या है इसमें? इसको कैसे समाधान इसका करना चाहिए? इसका सर वे फॉरवर्ड फिर भी कंसल्टेशन के थ्रू ही होगा, बट चाइना को भी ये सोचना चाहिए कि दूसरी जो कोई इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन नेशन है, तो उसकी रिस्पेक्ट किया जाए, किसी की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे इंटरफेयर नहीं किया जाए। डिबेट एंड डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही इसका सॉल्यूशन हो सकता है। फोर्सफुल तो किसी के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे हमला नहीं किया जाए, उसको कम नहीं किया जाए, हस्तक्षेप न किया जाए, तो रूस यूक्रेन के मामला को आप कैसे देखते हैं? रूस की गलती देखते हैं उसमें? सर इसमें अगर हम रूस को भी ये सोचना चाहिए कि एक सोवरेन नेशन है और उसको सारे राइट्स हैं जो एक रूस इंजॉय कर रही है। तो बीइंग एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन कंट्री, रूस को ऑलवेज ये बात करना चाहिए कि हम जो उसके अगर फोर्सफुल ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो दैट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ यूक्रेन एज वेल एज इंटायर ह्यूमैनिटी। अगर कुछ इशू है तो तो मतलब इसमें रसिया की गलती है? रशिया की गलती इन द सेंस कि सर सोवरेन, जैसे सर इसका जो बेसिक मेन जो इशू है यूक्रेन का, वो नेटो की मेंबरशिप के लिए वन ऑफ द फैक्टर है। और नहीं, वो तो फैक्टर हर लड़ाई फैक्टर से होती है, वो तो सही बात है, और नहीं भी फैक्टर है तो फैक्टर खोज लिए जाते हैं। आप मुझे ये बताइए, रूस की गलती है या नहीं है? हाँ सर, अगर वार छेड़ दी है तो सर ये मतलब आज के डेट में जैसा वार का तो नहीं है आप ये सोवरेनिटी को आप सोवरेनिटी को इतने संकीर्ण अर्थों में देखते हैं कि जब कोई टेरिटरी पे, सीमा पे अंदर घुसा तभी वो सोवरेनिटी का हमला है? आपको नहीं लगता है कि पुतिन साहब अगर बैठे रहते और नाटो उसके दरवाजे तक आ जाता, पुतिन को जब वो मारने की साजिश करता, संप्रभुता पे पूरा खतरा मंडरा जाता, तब पुतिन को एक्शन लेना चाहिए था। उन्होंने तो अपने देश की संप्रभुता के लिए ही एक्शन लिया है ये, कि आप नाटो में ना रहो, हमें जियो और जीने दो। तो सर अगर वो अपने देश की चिंता कर रही है मानी सॉवरेनिटी की, तो उसको तो ये तो सिर्फ एंटीसिपेशन पे हो गया ना सर, कि ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो वैसा होता। तो इस तरह से फिर वार का सही ऐसा नहीं तो होगा सर। ये आपको तो पता फिर है कि आपको लेकिन पता सर है कि ऐसा ही हुआ था जब हिटलर के बारे में पूर्वानुमान गलत हो गया था। ये एंटीसिपेशन इतना महत्वपूर्ण है कि अगर हिटलर के बारे में सच हुआ होता तो द्वितीय विश्व युद्ध शायद रुक सकता था, यद्यपि उसके बीज बहुत गहरे थे। तो एंटीसिपेशन का युद्धों में अपना महत्व होता है। आप ये नहीं कह सकते। अगर हम 1971 में इतने तैयार नहीं होते तो पाकिस्तान हम पर वेस्ट साइड से हमला कर चुका था। आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन सर ये परिस्थिति पे डिपेंड करती है। लेकिन आज का जो 21st सेंचुरी है, ये सेंचुरी ऑफ वार नहीं है सर। यहाँ पे ये अमिकेबली सॉल्व हो सकता था अगर डिप्लोमेसी से, डिबेट से, टेबल पे आके इंटरनेशनल फोरम पे सेंचुरी ऑफ जाके। वार नहीं है, डिप्लोमेसी से, डिबेट से। तो इंडिया की भूमिका को आप कहाँ देखते हैं? रूस यूक्रेन युद्ध जब उस पर मतदान हुआ यूएन में, तो इंडिया उससे अनुपस्थित हो गया। उसे तो कोई पक्ष लेना चाहिए।
आपने तो, जब देश, किसी भी देश की विदेश नीति जो है मूलतः उसके नागरिकों से निकलती है, और आप जैसे प्रबुद्ध नागरिक ये समझ पा रहे हैं कि रूस की गलती है, तो क्या इंडिया को रूस के विरोध में मतदान नहीं करना चाहिए था यूएन में? देखिए सर, ये इंडिया का जो स्टैंड था, और जब हम फॉरेन जैसे रिलेशन के कंटेक्स्ट में आप बोले अभी, तो फॉरेन रिलेशन में से किसी भी कंट्री का पहले अपना ऑन इंटरेस्ट होता है। फॉरेन रिलेशन में अपनी कंट्री की ऑन इंटरेस्ट प्रीवेल करती है, देन एनी अदर थिंग्स कम। तो हमारे रिलेशंस दोनों साइड काफ़ी अच्छे हैं, यूक्रेन से भी अच्छे हैं और रशिया से भी अच्छे हैं। अब बाकी वोटिंग से अब्सेंट होना ये देश का पॉलिसी डिसीजन था, तो ये जो भी था सर, मतलब बेटर इंटरेस्ट में ही था, इंडिया की भी कंटेक्ट में और तो रशिया की भी इसमें क्या कंटेक्ट में। बेटर, इसमें क्या बेटर इंटरेस्ट था? हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर बाहर हैं, तो इसमें क्या इंटरेस्ट है? हमको तो उस पर कोई स्टैंड लेना चाहिए। आप विश्व गुरु ऐसे नहीं ना बनेंगे, जहां कोई मसला हुआ तो आप साइड हो गए। सर ऐसा नहीं, इसमें ये है कि फॉरेन रिलेशन में पहले अपना ही इंटरेस्ट प्रीवेल करता है। दूसरी बात सर, हमारे बहुत ट्रेड रिलेशन अच्छे हैं रशिया से, जो हमारे कंट्री के इंटरेस्ट में काफ़ी फेवर करती है। तो ये क्या हमारे ट्रेड रिलेशन अच्छे होने से, हमको फायदा होने से, हमें मानवता का साथ छोड़ देना चाहिए, शांति का साथ छोड़ देना चाहिए? ट्रेड मानवता और शांति की कीमत पर तो नहीं होना चाहिए कभी ना। आप किस विदेश नीति का स्तंभ रख रहे हैं जो हमारे विश्व वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित ही है? आप कह रहे हैं कि ट्रेड अच्छे रिलेशन है, हमें कल कोई ट्रेड अच्छा रिलेशन दे करके और क्या हम विश्व पे हमला करना चाहते हैं, आप मेरी मदद करिए, तो हम क्या उसका मदद करने जाएंगे? सर ये गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसीजन है, उसमें चलिए ठीक है, जो आप भी है आखिरी गवर्नमेंट। सवाल का जवाब दीजिए कि इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है, भारत सरकार इसके लिए काफी प्रयास कर रही है, औद्योगिक विकास के लिए कोई 4 योजना का नाम बताइए जो आप याद कर पा रहे हैं। औद्योगिक विकास के लिए यस। सर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग प्लान करा है स्कीम, उसके बाद नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है 2000, ठीक। मुझे एग्जैक्ट एक हो गया। दूसरी बात, एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए योजना का नाम बताइए ना, क्या नाम क्या है? एमएसएमई स्फूर्ति योजना है, एमएसएमई संपर्क योजना है। उसके बाद ठीक। लॉजिस्टिक को ईज करने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट है, जिसके थ्रू सारे रोड कनेक्टिविटी हो रही है, तो हमारे ट्रेड को जो लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है वो कम होगी उससे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। ये सारे स्कीम्स है सर। सेम स्कीम है फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला, जो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए है। ठीक है, थैंक यू। भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, आपको पता है? ये सर चंद्रयान 2 का आज लॉन्चिंग, चंद्रयान 2 का 3 का है। अच्छा बताइए, गवर्नमेंट ये चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के पीछे इतना सारा पैसा खर्च कर रही है, इससे तो ज्यादा अच्छा होता है जो सरकार जनहित से संबंधित गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी आदि समस्याओं के समाधान हेतु इसका उपयोग करती है। आपको क्या लग रहा है, तो सरकार कहीं ये पैसा अपव्यय नहीं कर रही है? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, तो सरकार, मान लिया जाए सरकार साइंस टेक में इतना प्रगति कर रही है भारत बहुत ज्यादा, तो उससे जो हमारे जो देश के अंदर जो बुनियादी समस्याएं हैं, अभी इस पे फोकस करती सरकार, वो तो बाद में भी कर सकते थे। तो ये तो सर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हम कर ही रहे हैं फोकस, ऐसा नहीं कि हम इसको रोक करके इसके पैसे को कट करके हम कर रहे हैं। वहाँ पे यहाँ पे हमारा गरीब कल्याण अन्न योजना चल ही रहा है, हमारा प्रधानमंत्री श्रम धन योजना चल ही रहा है, या जो भी हम रोड बना ही रहे हैं, हम पुल विकास का काम कर ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम अपने डेवलपमेंट के कोर एरिया को छोड़ के हम पूरी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना नहीं है। ये साइड बाई साइड ये अदर, मतलब हमें सब कुछ देखना है। हम सोशल वेलफेयर भी कर रहे हैं, प्लस साइंस के क्षेत्र में भी हम अपना योगदान दे रहे हैं। अच्छा चलिए बतलाइए, आप MBA छोड़ करके इस क्षेत्र में क्यों आए, मतलब क्यों आने का सोच रहे हैं, आप जॉब क्यों छोड़े? सर MBA के बाद जब मैं जॉब कर रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल कि सर ये जो जॉब है प्रोजेक्ट मैनेजर, ये somehow is related to my core interest, what I have read in MBA। दूसरी बात सर, हमको रिलेटेड एक्सपीरियंस भी है MSME से डील करने का,
तीसरी बात सर कि मैंने जो पढ़ाई की है, जो मैं सीखा पब्लिक डोमेन में आके पब्लिक के वेलफेयर के लिए और इन द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ बिहार एंड बिहार पीपल, मैं इसको बेटर वे में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि आई शुड गो फॉर दिस। अच्छा बताइए, एमबीए करने के दौरान तब तो सरकार का आप पे जो भी संसाधन यूज हुआ उसका तो फिर कोई यूज नहीं है अब, ऐसा नहीं कि सर, क्योंकि आप तो किधर आ रहे हैं। नहीं सर, मैं यहाँ पे सर आपसे सहमत नहीं हूँ। मैंने जहाँ पे जो स्किल सेट रिक्वायर की है उसी का मैं एग्जीक्यूट करूँगा सर। यहाँ पे मैंने वहाँ पे जो रिसोर्सेज लेके जो पढ़ाई की है वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं देश के वेलफेयर के, बिहार के वेलफेयर के लिए काम आएगा। मैं वर्क करूँगा यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के देश के लिए। तो रिसोर्सेज का यूज यहीं के इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में होगा, यहीं के प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में होगा। देश के लिए तो आप वहाँ भी काम कर सकते थे ना। तो वहाँ भी करते हैं सर, यहाँ भी। तो यहाँ पे है कि हम लार्जर लाइफ को हम इफेक्ट कर पाएंगे। वहाँ पे मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड था। यहाँ मेरा अच्छा, आपने एमएसएमई का जिक्र किया, बिहार में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप लिए जा रहे हैं? अभी सर एमएसएमई के लिए 2022 में बिहार में स्टार्टअप पॉलिसी आई है। उसमें क्या है कि कोई भी अगर यूथ जो है या कोई भी मतलब बिहार के रेसिडेंट है, इफ दे आर हैविंग एनी पर्टिकुलर आइडिया जिससे बिजनेस जनरेट हो, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, तो गवर्नमेंट उसको 10 लाख की लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है विद फ्री कोलेटरल एंड फ्री इंटरेस्ट। एक तो सर स्टार्टअप पॉलिसी के अंदर ये है। इसके अलावा कुछ और स्कीम्स है, जैसे कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत भी 10 लाख की लोन मिलती है युवाओं को। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है जिसमें वीमेन को ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना है। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट की, बिहार गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016। इसमें डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उसको प्रायोरिटी सेक्टर में लेके गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, ताकि बिहार में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, बिहार में प्रोडक्शन ज़्यादा हो और बिहार में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो, ताकि लोगों की लाइफ भी अच्छी हो और बिहार का इकोनॉमिक बूस्ट भी हो। अच्छा, अभी बिहार में स्थापित कुछ एमएसएमई का नाम बताइए। जैसे सर हमारे एरिया में चाय की खेती होती है, किशनगंज में। तो वहाँ पे एक दफ्तरी मिल्स लगे हैं, उसकी चाय की काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन भी हो रही है, वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। दफ्तरी मिल्स लगे हैं। अच्छा बताइए, किशनगंज में बारिश बहुत ज्यादा होती है, बिहार के अन्य भागों के अपेक्षा, क्या कारण है इसका? इसके सर ज्योग्राफिकल और टोपोग्राफिकल रीजन है, क्योंकि किशनगंज जो है सर वो कनेक्टेड टू ट्राई बेल्ट ऑफ नेपाल है। तो हमारे हिमालय से काफ़ी रिवर्स, काफ़ी हाई इंटेंसिटी के साथ पानी के फ्लो वहाँ से होती है। तो अगर नेपाल में बारिश थोड़ा ज़्यादा हो जाती है तो उसका कोई परमानेंट इम्बैंकमेंट नहीं है वहाँ पे। उसको पानी बहुत हाई क्वांटिटी के पानी को इमीडिएट रिलीज करना होता है। तो वो सारे पानी किशनगंज या सीमांचल के एरिया से जो रिवर होती है उसी के थ्रू आती है। तो सडन एक फ्लो ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से काफ़ी बारिश हो जाती है, तो पानी जिससे पड़ा रहता है। बोले किशनगंज में नेपाल के रास्ते कई विदेशियों को वहाँ पे पकड़ा गया है, अवैध तरीके से वो इंडिया में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। इसको कम करने के लिए, इसे रोकथाम करने के लिए, जैसे पूर्ण रूपेण समाप्त करने हैं, तो भारत सरकार क्या स्टेप्स ले सकती है? सबसे पहले सर बिहार का जो या इंडिया का जो नेपाल के साथ जो बॉर्डर है वो ओपन बॉर्डर है, तो इसके बहुत लोग मिसयूज करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इस तरह के क्राइम को या इस तरह के ऑफेंसेस को रोकने के लिए सर्विलेंस मैकेनिज्म को सबसे हाई करना पड़ेगा। उसके लिए हमको अल्ट्रा मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड CCTV रेजोल्यूशन जो कैमरा है या जो टेक्नोलॉजी है, ड्रोन वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा। ओके सर, ये बताइए कि आपने BBA किया, ठीक है, उसके बाद आपने PGD MM करने के बाद फिर MBA क्यों किया? और या फिर अगर आपको MBA करना था तो PGD MM क्यों किया आपने? एक्चुअली सर PGD MM जो प्रोग्राम है वो 1 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम है। मैंने 2013 में BBA किया, तो एट दैट ईयर आई वाज ट्राइंग फॉर MBA। पटना यूनिवर्सिटी में 1 साल की डिप्लोमा होती थी, तो उस पर मैंने एडमिशन लिया और नेक्स्ट ईयर मेरा एडमिशन दिल्ली के जामिया में हो गया MBA में। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू डिड BBA फ्रॉम वेयर? पटना यूनिवर्सिटी।
Patna University. And after that, you did PGDMM from same university. Patna University. And after that, you went to pursue MBA from Jamia Millia Islamia. Yes. Okay. So what are the differences you saw while studying in Patna University and JMI? सर सबसे पहले तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस ये है कि जो कोर्स करिकुलम का जो स्ट्रक्चर है, जो पेडागोजी है, पटना यूनिवर्सिटी और जामिया के कंपेयर में कुछ एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पटना मतलब जामिया के क्लास होती है, जैसे कि प्रोजेक्टर से क्लास कराना, डेली इंडस्ट्रियल के एक्सपर्ट्स को बुलाना, ये सारे चीज़ कम है पटना यूनिवर्सिटी में। दूसरी बात क्या है कि सर पटना यूनिवर्सिटी में भी जो डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट है, ये बेसिकली यहाँ पे बिहार के बच्चे रहते हैं, वहाँ पे वेस्ट ऑफ इंडिया प्लस फॉरेन के बच्चे रहते हैं, तो कल्चरल एक्सचेंज होती है आइडिया, तो उसका स्कोप जामिया मिलिया इस्लामिया में ज़्यादा है। उसके बाद ओके, ठीक है, मैं समझ गया। ये बताइए कि आपने जामिया में पढ़ते हुए कौन से कल्चरल डाइवर्सिटी को सीखा या फिर गेन किया? सर वहाँ पे जैसे कि बच्चे पूरे इंडिया से आते हैं प्लस फॉरेन से भी आते हैं, तो अब जामिया में क्या होता है कि सर कुछ टेस्ट होती है, फॉर एग्जांपल की होली है या फॉर एग्जांपल मेरी सवाल सिंपल है कि आपने ऐसा क्या एक्स्ट्रा गेन किया JMI में क्योंकि आपको कल्चरल डाइवर्सिटी के रूप में आपका योगदान आपको मतलब मिला? सबसे पहले सर एडेप्शन, कि आपको अगर मल्टीपल डाइवर्सिटी है तो वहाँ पे अडेप्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि इससे पहले इतनी डाइवर्स सोसाइटी में या इससे डाइवर्स कल्चर में हम मतलब पढ़ाई नहीं किए थे, जहाँ भी रहते थे रीजन स्पेसिफिक या कम्युनिटी स्पेसिफिक बच्चे रहते थे, तो अडेप्टेशन कैसे होती है एक न्यू जगह पे, एक तो वो सीखा था। दूसरी बात है कि वहाँ पे क्या होता है कि हेल्पिंग नेचर काफ़ी हमने सीखी कि सोसाइटी में काफ़ी मिथ है कि अलग आप ऐसा नहीं है, कुछ भी कास्ट कम्युनिटी से ऊपर हट के भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो सब कोई फॉरवर्ड होकर आते हैं, तो इस टाइप की जो गिविंग हैंड वाला जो है ओके, तो आपको ये सब चीज पटना यूनिवर्सिटी में नहीं दिखी? पटना यूनिवर्सिटी में सर की रीजनली सारे बच्चे मतलब मोस्टली 95 to 99% बच्चे बिहार के ही थे, तो एक ना अलग जो रीजन की अलग जो ये होती है कि एक्सपीरियंस या अलग जो डाइवर्सिटी होती है कि बंगाल के बच्चे, कर्नाटक के बच्चे, महाराष्ट्र के बच्चे। अच्छा, ये बताइए फिर आपको जब काम करना होगा बिहार में तो 99 नहीं 100% लोग यहाँ पे बिहार के ही नहीं, ठीक है, तो क्या आपको इससे कुछ समस्या होगी? नहीं सर, क्योंकि तो सर या फिर आप अपने जो नॉलेज गेन किया है कल्चरल डाइवर्सिटी करके उसको कैसे यूज कीजिएगा? उसमें अगर सर कभी ऐसा होगा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये तो सर जरूरी है कि हमेशा हर कुछ स्मूथली हो जाए, मतलब व्हाट वी थिंक और व्हाट अदर्स थिंक इज नॉट इन माय कंट्रोल और अदर्स कंट्रोल, कि इट शुड बी ऑलवेज इन सिंक टू सिंक। तो कभी ऐसा कुछ आएगा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो वहाँ पे मैं इस एक्सपीरियंस को यूज सकता हूँ कि हाउ आई कैन मैनेज दोस थिंग्स एट दैट टाइम, व्हाट आई लर्न इन जामिया। ओके, व्हाट आर द रोल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर? सर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है, जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो 1977 में बनाई गई है, उसमें जो प्रोजेक्ट चल रहे होंगे उसको एग्जीक्यूट करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, उसकी देखभाल करना, उस पर प्लानिंग करना, उस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं। तो बेसिकली जो MSMEs हैं या फिर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो वहाँ पे आके कुछ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या कोई MSME जिसको गवर्नमेंट की बेनिफिट की स्कीम्स की जानकारी, तो एग्जीक्यूशन सारे प्रोसेस में उसके साथ हेल्प करना। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है जो MSME को बूस्ट करने के लिए ओके, इसके साथ ही मुद्रा योजना के तहत जो लोन मिलती है किसी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। ओके, आपने जॉब किया है कहीं पे? यस सर। कहाँ पे?
सर एक इन्फोकॉम नेटवर्क लिमिटेड बिजनेस टू बिजनेस कंपनी है दिल्ली में, जो ट्रेड इंडिया के नाम से फेमस है। उसमें मैं इंटरनेशनल मार्केट काम कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। ये बताइए कि मैनेजमेंट क्या होता है? सर मैनेजमेंट बेसिकली ये होता है कि किसी भी गिवन टाइम में जो गिवन रिसोर्स है और पीपल है, गिवन रिसोर्स और पीपल को इफेक्टिवली मैनेज करके मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम एफर्ट के साथ निकाला जाए, यही मैनेजमेंट है। ओके, और बिजनेस क्या है? बिजनेस सर एक एक्टिविटी है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके किसी पर्टिकुलर प्लेस पे सेल करके विद द पर्पस ऑफ गेनिंग प्रॉफिट, ऐसा कुछ एक्टिविटी करते हैं, उसको बिजनेस करते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? सर मैनेजमेंट में काफ़ी फंक्शन है, जैसे कि प्लानिंग करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, स्टाफिंग को मतलब ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड वर्क को देखना होता है, जैसे काफ़ी काम होती है। अच्छा, ये बताइए कि मैनेजमेंट के फादर को कौन है, मतलब फादर ऑफ मैनेजमेंट, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ मैनेजमेंट? फादर ऑफ मैनेजमेंट मुझे एग्जैक्टली नाम तो याद नहीं आ रहा है, बट मार्केटिंग में है फिलिप कॉटलर जी, तो मार्केटिंग के फादर हैं। मैनेजमेंट के फादर सर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। अच्छा, आपने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ा होगा? यस सर। किसके द्वारा दी गई है ये? तो फ्रेडरिक टेलर के द्वारा दी गई है। आप श्योर हैं? यस सर। चलिए कुछ स्टेप वाइज बताइए काउंट करके कि आप नॉर्थ बिहार में और साउथ बिहार में एमएसएमई प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए क्या क्या जो है वो आप सजेशंस देंगे आफ्टर बिकमिंग ए प्रोजेक्ट मैनेजर? मतलब व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री कैन बी फॉलोड इन बोथ पार्ट? हाँ, या नॉर्थन इंडिया में, नॉर्दर्न बिहार में और सदर्न बिहार में जो है आप किस क्षेत्र में गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, या क्या क्या न्यू डेवलपमेंट कर सकती है गवर्नमेंट अदर देन अभी जो हो रहा है या चल रहा है? क्वेश्चन समझ गए ना? फर्स्ट टेकिंग इनटू अकाउंट नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ बिहार। सर नॉर्थ बिहार में हमारे पास सबसे बड़ी जो एसेट है वो दो एसेट है सर, सबसे बड़ी एसेट। पहली एसेट है कि एम्पल अमाउंट में अलुवियल फर्टाइल लैंड है, और दूसरी मतलब जो पॉजिटिव फैक्टर है वो है कि सरप्लस ऑफ वाटर है। तो इस दो फैक्टर की वजह से, और तीसरा भी जो है कि हमारे पास इनफ मैन पावर भी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी अभी है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें हमारे एरिया का, फॉर एग्जांपल किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सीमांचल एज वेल एज मधुबनी, सब सुपौल इस टाइप के एरिया जगह में, इसमें क्या है क्लस्टर डेवलपमेंट करके पर्टिकुलर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए पाइन एप्पल है, पाइन एप्पल किशनगंज की आज की काफ़ी ब्रांड प्रोडक्ट है। तो पाइन एप्पल को अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ रॉ फ्रूट को हम सिर्फ सेल और मतलब ये करते हैं, बाई करते हैं, बट कोई इंडस्ट्री नहीं होने की वजह से उसके जो अदर बेनिफिट्स हैं, जैसे कि पाइन एप्पल का हम जूस बना करके उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पाइन एप्पल हो गया, तो किशनगंज में वो काफ़ी अच्छी बूस्ट हो सकती है। ठीक है, ये तो फूड प्रोसेसिंग हो गया एक उसके लिए अभी गवर्नमेंट काफ़ी ध्यान दी हुई है और कर भी रही है। तो अच्छा ये बताइए, अभी रिसेंटली बिहार में 2-3 दिन पहले टी प्लांटेशन से रिलेटेड एक मीटिंग हुई है और उसके प्रति कुछ नई डेवलपमेंट की बात की गई है। आपने वो पढ़ा या सुना है उसके बारे में कुछ? सर 2 दिन पहले ही शायद ये मीटिंग हुई है जिसमें इंडस्ट्रीज के जो टी के जो विभागाध्यक्ष जो हैं संजय कुमार अग्रवाल जी, उसकी अध्यक्षता में हुई थी। उसमें ये कहा गया कि सर मतलब जो उसके मेजर आउटकम्स हैं कि किशनगंज को कैसे एज ए डिस्ट्रिक्ट एज ए हब ऑफ टी बनाया जाए। तो उसमें मेजर मतलब पॉलिसी इश्यूज पे डिस्कस हुई है जो लेटर एग्जीक्यूट करनी है। की बोर्ड है
नहीं करता है। ओके, ठीक है। मेरा ये आपसे लास्ट सवाल है, मैं समझ गया कि ये बताइए कि आपसे पहले एक इंटरव्यू देने के लिए एक इंजीनियर आए थे, उन्होंने इंजीनियरिंग अच्छे संस्थान से किया और उन्होंने कहा कि हमने मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ाई की है। तो ये बताइए कि आपने एमबीए किया हुआ है, मैनेजमेंट की पढ़ाई किया हुआ, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो मैं उनको छोड़कर आपको क्यों सेलेक्ट करूँ? 2-3 पॉइंट बताइए। सबसे पहले सर मेरे पास जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो भी है, प्लस 2 साल मुझे एमएसएमई सेक्टर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, तो ये दोनों मेरे एसेट्स हैं। इसके अलावा सर जो और रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए, लाइक की लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, लाइक की इंटीग्रिटी होना चाहिए, लाइक की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो सारे मैं आई थिंक मैं पोस्ट करता हूँ। प्लस मैंने मैनेजमेंट में सर 5 साल का टाइम दिया है अपने पढ़ने के टाइम पे, तो उस टाइम का भी मैं बेटर यूटिलाइज एग्जीक्यूशन पॉलिसी में, प्लानिंग में, या एमएसएमई को किसी भी तरह का हेल्प होगा उससे कर सकता हूँ। दूसरी बात सर, अलग मेरा जो पॉइंट है कि मुझे एक्सपोर्ट से भी रिलेटेड थोड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता था वहाँ बेसिकली मैं उस एमएसएमई से डील करता था जो एक्सपोर्ट करते थे। इसके अलावा सर मैं जो भारत सरकार की स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो भारत सरकार की एक पीएसयू है जो फूड ग्रेन को इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है अपने कंट्री के बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो वहाँ पे सर मैं ऑयल डिवीजन में 2 महीने का इंटर्नशिप किया हूँ। तो सरकार भी कैसे इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है प्रोडक्ट को, उसका भी मेरे पास सर पूरा एक्सपोजर है। इन सारे फैक्टर्स को टेकिंग इनटू कंसिडरेशन आई विल से कि मेरा सर सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, योर इंटरव्यू इज ओवर। तो आफान जी, कैसा लगा आपको अपना इंटरव्यू? सर इम्प्रूवमेंट की तो गुंजाइश है अभी भी, काफ़ी एरियाज में मुझे लगता है कि थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे कि आप जो पहले सेगमेंट में क्वेश्चन कर रहे थे वो हॉबी वाला, तो पता नहीं, मुझे लगा कि कुछ ना कुछ मैं लैग कर रहा हूँ वहाँ पे थोड़ा। और आपसे हॉबी में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको नहीं लग रहा है कि आपकी जो खाना बनाने की हॉबी है वो आपकी हॉबी कम और ज़रूरत ज़्यादा है? आप अकेले रहे तो शायद वो आपकी जो ज़रूरत है वो खाना बनाना ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, ना कि हॉबी है। सर इसमें क्या है कि इनिशियली मैं हॉस्टल में था। देखिए, तो आप अभी इसका जवाब तैयार रखिए कि सर इनिशियल डेज में जरूर वो मेरी जरूरत थी, लेकिन कब ये लेकिन धीरे जरूरत धीरे मेरी मेरा हॉबी लगाव में हो गया बदल इससे। गई, ठीक है ना, ये एक तब्दील हो गई, ये मुझे भी नहीं पता चला, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ जवाब दीजिएगा। और हॉबी जो है आपका, कुछ यूनिक आइटम बना करके बताइएगा, कुछ ऐसा चीज बहुत अच्छा है ये आपका हॉबी जो है ना, उसमें कुछ यूनिक, फिर मसाले का नाम, इंग्रेडिएंट्स, ये सब चीज थोड़ा सा। सर और इसमें कुछ हमारे एरिया का जो लोकल डिश है उसको ले सकते हैं ना, जो हमारे बिल्कुल सीमांचल में बिल्कुल, अरे किशनगंज में जो बिल्कुल बनती है। बिल्कुल, आप वेज नॉन वेज कोई भी आइटम, और बिहार का जो क्या स्पेशल सीमांचल में क्या लोकल रिलेटेड। आपका चल रहा है? तो वहाँ पे ट्रेडिशनल डिश है, जैसे ठंड के टाइम में वो, जैसे यहाँ पे इडली होता है ना, तो हमारे वहाँ पे इडली का साइज थोड़ा बड़ा होता है और वो फिश के साथ खाया जाता है, तो वो काफ़ी ठीक है, तो आराम से डिलीशियस। बोला जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अगर उसमें बोलें तो आपको 2-3 लाइन या 1-2 मिनट आप उसमें जो है उसको सस्टेन कर सकें, आप बोल सकें, है ना। देखिए अफान जी, मेरी तरफ से कुछ सजेशन है, और जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अर्थों में है, जो आपका मूल्यांकन है कुल मिलाकर के। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव बातें ये है कि आपके अंदर नॉलेज है, वो नॉलेज आपके जवाब में दिखता है, अनुभव है आपका, वो भी आपका दिखता है, और चीजों को टू द पॉइंट कई जगह बोलते हैं, कई जगह आप नहीं भी बोलते हैं। तो ओवरऑल कुल मिलाकर के नॉलेज आपका ठीक है। लेकिन नकारात्मक चीज ये है कि एक तो आप बहुत टूटे हुए भाषा में, मतलब वाक्यों में बोलते हैं, तो जो बोलिए तो एक ही बार में बोल दीजिए, पहली बात। दूसरी, तो आप कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते, क्या सेंटेंस की लेंथ परसेंटेज, छोटी, सेंटेंस की लेंथ छोटी रखिए। सेंटेंस की लेंथ छोटी हो बड़ी हो, आप जिस लेंथ में कंफर्टेबल हैं, लेकिन वो एक ही बार में हो जाना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। जब आपको पूछा जाता है कोई प्रश्न तो आप कहते हैं देखिए सर, ये देखिए सर नहीं बोलना है। जैसे फिर आप दोहरा करके बोलते हैं सर, जैसा कि आप बोले,
है ना, वो सर बोले ही है, वो सर को पता है, आपको उससे आगे कंटिन्यू करना है। जैसा कि सर आप बोले कि ये करना है, तो सर ये नहीं बोलना है कि आप बोले देखिए सर, ठीक, और आप बड़े सीधे एकदम वाक्यों में कह देते हैं सर मैं आपके बात से सहमत नहीं हूँ। तो इसका आपके बात से मैं सहमत नहीं हूँ ये कहने का मतलब है कि आपने सर को एक स्कूल ऑफ थॉट माना और अपने आप को दूसरा स्कूल ऑफ थॉट माना, है ना, और फिर उसका जवाब दिया आपने। तो आपको इस क्लैश में नहीं फंसना है कि सर आप जिस थॉट में हैं, जिस स्कूल में हैं, मैं दूसरे स्कूल में हूं और मैं आपसे असहमति रखता हूं। नहीं, आपकी अगर असहमति है तो आप कह सकते हैं सर मैं विनम्रता पूर्वक इस बात से असहमति रखता हूं, या सर मैं विनम्रता पूर्वक असहमति जताते हुए कहना चाहता हूं कि ऐसे कहना है सर मैं आपकी बात से असहमत हूं। आप कह वही रहे हैं, बल थोड़ा घुमा फिरा के कहना है, जैसा कि सर आप बोले ये 3 चीजों को, है ना, मैं नोट कर लिया इसको। अपने कन्वर्सेशन के डिक्शनरी से निकाल देना है आपको कुछ दिनों के लिए, बाकी बाद में आपको जो भी बोलना हो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद सीधे आप पॉइंट पे नहीं आते हैं। जैसे आपको सर बोले या हम भी पूछे कि आप 3 पॉइंट गिनाइए, आपको बोले कि कोई ऐसा सर पूछे कि इंडस्ट्री लगाना है तो 3 गिनाइए, तो आपने कहा कि सर फूड इंडस्ट्री लगाएंगे, और फूड इंडस्ट्री में फिर आप एकदम डिटेल में चलते चले गए कि जैसा कि सर यहाँ पे, ठीक, आपको पूछा जा रहा है 3 पॉइंट, तो आप 3 पॉइंट तुरंत कह के वहां पे स्टॉप कीजिए। अगर सर को पूछना होगा फूड इंडस्ट्री पे तो सर खुद उस पे पूछेंगे कि बताइए फूड इंडस्ट्री में क्या क्या इनिशिएटिव है ना, एक ही चीज पे आपको नहीं जाना। दूसरा, मुझे लगता है कि आप हॉबी के मामले में जो जवाब दे रहे थे तो उसमें इतना गहराई से लिंक नहीं करना है कि सर जैसे मसाला विविध क्षेत्रों का होता है तो वहां लोग विविध क्षेत्रों का आएंगे, विविध क्षेत्रों से आएंगे, है ना, ठीक है सर, मसाला जो भोजन बनता है सर उसमें बहुत सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है, उसमें भी मैनेजमेंट का काम होता है, विविध जो है उसमें आयाम होते हैं, विविध चीजों का सहयोग होता है। तो सर एक पॉइंट ये होना चाहिए था, है ना, आगे का पॉइंट कुछ और होना चाहिए, या नहीं है तो वहां पे सॉरी हो जाना चाहिए। और सॉरी टू इंटरप्ट सर, एक और जवाब जो हाँ, मैं सर। आपका सुना हूँ सेल्स सर्विस के इंटरव्यू में कि अच्छा लगता है जब आप ये बोलिए कि सर मेरी पोस्टिंग कहीं भी होगी तो आज के तारीख में ना सर खाने का बहुत बड़ा इशू होता है, ठीक है ना, बाहर में अगर मैं बाहर खाऊंगा तो शायद बीमार पड़ जाऊंगा, और अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो मेरी जो योगदान होगी ना एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में वो कम हो जाएगी। तो सर अगर मैं खुद से बनाऊंगा, हाँ, तो अगर मैं खुद से बनाऊंगा तो वो हेल्दी खाना होगा, और चूंकि जब मैं स्वस्थ रहूंगा, ठीक है ना, तो मैं अपना कंट्रीब्यूशन भी अच्छे से दे पाऊंगा। ये भी बहुत अच्छा आंसर होता है। बहुत अच्छा आंसर ये। दूसरा चीज है कि आप इनफॉर्मल तरीके से बहुत बात कर रहे थे। ये एक इंटरव्यू है, ठीक है, इंटरव्यू में बोलचाल होता है दोनों तरफ से, लेकिन आप इनफॉर्मल बहुत हो जा रहे थे, जैसे कि वो वाला सर, इस तरह जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत है, ठीक है। जैसे किसी पॉलिसीज के बारे में बता रहे हैं स्फूर्ति में, वो जो भी है वो वाला सर, उसमें ऐसा सर, आप एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लाइए, ठीक है। दूसरा कि मैं आपके बात से सहमत नहीं हूँ, मैंने भी मार्क किया, दो बार आपने बोला है, ये बहुत ही गलत है, सामने वाला हर्ट हो सकता है सर। उसको अपने तरीके। सर इसमें मेरा हेल्प कर दीजिए। जैसे सर बार बार पूछा था कि आप नहीं जानते कि यूक्रेन या रशिया ये गलत कर रही है, तो इसको सर कैसे डील किया? आई एम नॉट इन। अरे क्वेश्चन को घुमा दीजिए, क्वेश्चन को घुमा दीजिए, ठीक है ना, क्वेश्चन को घुमाना ही ट्रिक है सबसे तरीका की। सर आज के तारीख में मुझे लगता है कि किसी भी समस्या का जो है हल वो युद्ध के द्वारा नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। आपसी जो है, इसको आप क्वेश्चन को ही घुमा दीजिए। आपसी बैठक सर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, बायलैटरल ट्रीटीज है, या फिर बायलैटरल टॉक्स के तहत जो है ना इस तरह का समस्याओं का ये करना चाहिए, समाधान करना चाहिए। सर मैंने तो वही कोशिश की थी। सर ने फिर बोला कि आप क्या जानते हैं कि डायरेक्ट के पोस्ट पे हम ह्यूमैनिटी को प्रेस कर देंगे। अरे तो आपको फंसाया जाएगा, आप मत फंसिए। जैसे कि मान लीजिए, और देखिए एक चीज और देखिए, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कब पक्ष के विपक्ष में अगर भारत वोटिंग नहीं दिया या वोटिंग से एब्सटेन कर गया, तो बोले सर ये भी एक पक्ष है, ठीक है ना, ये भी एक अपना पक्ष है कि भारत जो है ना वो एब्सटेन कर रहा है, क्योंकि वहां पर ये हमें राइट दिया गया है, ठीक है ना। और जहां तक बात युद्ध की सहमति के है, तो युद्ध की बात की जा रही है, तो भारत हमेशा से ये बात बोला है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और बोलिएगा कि शायद सर आगामी आने वाले समय में G20 की बैठक हो या कुछ भी, तो भारत अपनी इस बात को रख सकता है। समझे, क्वेश्चन को घुमाइए, फंसिएगा नहीं उसमें, ठीक है। उसमें आपको बुलवाएगा बहुत जगह पे। और दूसरा चीज है कि एक आपसे सर पूछे थे कि भाई किशनगंज में बारिश ज्यादा क्यों होती है,
और आप क्वेश्चन करने लगे किशनगंज में फ्लड क्यों आती है, आंसर अलग देने से लग गए। अलग से क्वेश्चन था वो सर। नहीं, मेरे ख्याल से क्वेश्चन शायद था कि किशनगंज में बारिश सबसे ज्यादा क्यों नहीं। होती है। मैंने ये सुना सर किसी ने नहीं, बाहर क्यों आती है। यही क्वेश्चन था जो किशनगंज में बारिश ज्यादा होने का क्या कारण है। ओ आप बाढ़ मैं सुन लिए। मैं भी सोच रहा चलिए हूँ कि ठीक, ये कोई बात रेनफॉल की वजह से जो है आप बाढ़ के चले गए, बट ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बी ए सर गुड लिसनिंग। लिसनर, अच्छे से ध्यान से सुनिए। और दो तीन चीज और है कि आपके चेहरे पे सॉरी का एक्सप्रेशन नहीं दिखता है। अगर आप किसी चीज को नहीं बोल रहे हैं, नहीं जानते हैं, सॉरी अगर आपके चेहरे पे दिखना चाहिए, सॉरी सर, समझ में ऐसे नहीं, आप समझ गए, एक्सप्रेशन में दिखना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन। यू मस्ट हैव रेड इन योर MBA अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन, है ना, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो उस चीज में आपके अंदर नहीं दिख रहा है। उसके बाद आपका ये क्या था, हाँ, कल्चरल डाइवर्स एडेप्टेशन हेल्पिंग, ये सब चीज। अरे यार, पटना यूनिवर्सिटी और GMI, देखिए एक चीज हम आपको फंसाने की कोशिश कर रहे थे कि पटना यूनिवर्सिटी को आपको कहीं भी कम नहीं दिखाना है, नहीं सर। ठीक है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, आप इसको अच्छे से किए। डाइवर्स कल्चर को बताइए कि क्या क्या आपने सीखा है और डाइवर्सिटी में कैसे काम करना है, क्यों क्या न्यू आइडियाज लेना है, दिल्ली में जो आपने चीजें सीखी है कैसे इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आना है यहाँ पर, ये सब चीज को आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। बाकी मेरे तरफ से आपका बहुत अच्छा ये सब कुछ है, लेकिन एक दो चीज है। अच्छा, आप इससे पहले इंटरव्यू दिया है कहीं? यस सर दिया हूँ। किसका, है। कमीशन का, या कहीं ऑफिशियली इंटरव्यू दिया है पहले कभी? ये सिविल सर्विस का तो नहीं दिया हूँ, लेकिन सर जॉब के लिए तो काफ़ी इंटरव्यू दिया हूँ। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, जॉब के लिए दिया है तो आपके बात में ना थोड़ा सा ये दिखाइए, आपकी बातों में ना इंटरेस्टिंग वे आप नहीं लग रहा, ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आप इस जॉब को पाने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, या आपके लिए ये इंटरव्यू जो है बहुत एंथुसियास्टिक है। थोड़ा एंथुसियाज्म दिखाइए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट चेहरे पार्ट पर है। इतना थकान नहीं होना चाहिए, है ना। एक्चुअली सर पूरा कम्युनिकेशन जो ऑनलाइन हो रही है ना, तो इसमें भी थोड़ा वॉइस कभी कभी ब्रेक हो जाती है, तो वो इफेक्टिव हाँ नहीं, इंटरप्रिटेशन में थोड़ा वॉइस पे ठीक है, लेकिन थोड़ा एक प्लीजेंट मुस्कान जो होता है ना, वो थोड़ा सा प्लीजेंट मुस्कान भी रखिए। तो ठीक है, थैंक यू। मेरे तरफ से वो बारिश हो रही है ना, तो ये हो गया। हाँ, तो आप इसीलिए थोड़ा हमको सा लगा कि आप। एंथुसियाज्म दिखाइए अफान जी, ठीक है ना। ये सर। आप, क्योंकि आप अगर एंथुसियाज्म नहीं दिखाइएगा तो सामने वाला भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, ठीक है। ओके सर। ओके, ऑल द बेस्ट, और एंड सर कुछ आई एम प्रेटी श्योर दैट यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स। बस दो तीन चीज का ध्यान रखिए, एंथुसियाज्म दिखाइए, चेहरे पे थोड़ा सा है, और आप घबरा तो नहीं रहे थे ना इंटरव्यू में अभी? नहीं है। हाँ, तो फिर इसका मतलब आपका एंथुसियाज्म ये दिख रहा पॉइंट मैंने भी लिखा था कि चेहरे पे थोड़ा सा मुस्कान रखिए। ये देखिए सबको ये कमी खल रही है, जबकि हम लोग अलग हाँ अलग बैठे बिल्कुल, हुए जो हैं। चीज देखिए जो दिख रहा है वो बोल, और हाँ, सॉरी का एक्सप्रेशन दिखना हम्म। चाहिए, ठीक ओके है। सर, मैं इस पर चलिए, काम ऑल करता द हूँ। बेस्ट। और हाँ, मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये बेसिक चीज जो होता है आपका मैनेजमेंट का, POCCC क्या होता है, पोस्ट गॉर्व क्या होता है, उसके मैनेजरियल फंक्शंस क्या क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड ए लीडर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड ये मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये सब ठीक है चीज सर। थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। चलिए, मेरा और थोड़ा सा पॉइंट रह गया था जो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि आपने ये एक रूस यूक्रेन वार पे अभी आप कह रहे थे कि सर ये बोल रहे थे कि यही बोल रहे थे ना कि आप रशिया उसमें हम मानवता को छोड़ एक। इसी में जो कह रहे हैं सर, मैं आपके बात के साथ सहमत नहीं हूँ। इसी क्वेश्चन पे शायद मैंने, क्योंकि आप मैं जो भी हाँ बोला तो काउंटर कर रहे थे। नहीं, तो देखिए, काउंटर करना, ये जो पूरे इंटरव्यू में कम से कम 2-3 प्रश्न ऐसा होगा जब आपको एकदम डीप डाइव लगाया जाएगा, आपको अचानक से आपको बिल्कुल स्ट्रेस में डाला जाएगा, और आप उसमें कैसा रिएक्ट करते हैं, वही रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, वही आपका नेचुरल और ओरिजिनल रिएक्शन है। ऐसे तो आप बना के रिएक्शन देते हैं, लेकिन जब आप आपा खो देते हैं तब आप कैसा रिएक्शन देते हैं, वही आपका नेचुरल रिएक्शन है। तो वो एक्चुअल में पॉइंट, उसका उद्देश्य यही था कि आपके हर पॉइंट को काटते हुए आपको एक ऐसे सिचुएशन में खड़ा किया जाए, है ना, जहां तो आप सर क्या मैं अगला स्टेप लेते हैं। तो सर इसमें मैं जिस तरह से डील किया, मतलब जो यूक्रेन का इशू था, मतलब रीजन से लेके इंडिया की क्या स्टैंड है, या फिर इंडिया, तो इसमें सर कंटेंट वाइज मतलब मेरा जो रिप्लाई था, कहीं मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है देखिए या? कंटेंट, देखिए आपने जो कहा कि सर यह युग जो है वार का नहीं है, वो एक अल्टीमेट सेंटेंस है, अच्छा सेंटेंस है,
लेकिन आपने उस पूरे सेंटेंस के टेस्ट को केवल इस बात से खड़ा कर दिया, सर मैं आपके बात से सहमत नहीं हूं, है ना। जब भी ये होगा कि सर मैं विनम्रता पूर्वक असहमति रखता हूं कि, है ना, क्योंकि अब देखिए आपको इस सिचुएशन में रखा जा रहा है, उसमें भी आपको हाइपर नहीं होना है ना। और आपको जैसे ही कहा गया कि मान लीजिए कि हम मानवता की कीमत पे सब चीज की बलि दे दें, तो अरे मानवता की कीमत पे हम बलि नहीं दे रहे हैं। हम रूस के विरोध में इसीलिए हैं, हमने रूस के पक्ष में मतदान क्यों नहीं किया, क्योंकि वो वार के पक्ष में है। और हमने यूक्रेन के पक्ष में मतदान क्यों नहीं किया, क्योंकि वो गुट निरपेक्षता की नीति का उल्लंघन करता है, वो एक नाटो जैसे गुट में शामिल होने जा रहा है। वार के पक्ष में नहीं होना और गुट निरपेक्ष होना दोनों हमारी विदेश नीति का आधार स्तंभ है, और इसीलिए उस मतदान से अनुपस्थित होना हमारा सबसे बेस्ट स्टैंड है। मतदान से अनुपस्थित होकर हमने रसिया को कह दिया कि हम अपने जो मौलिक सिद्धांत हैं विदेश नीति के, उसकी कीमत पर व्यापार को बढ़ावा नहीं देंगे। और हमने यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्री को यह कह दिया कि चाहे हमारे आगे आगामी समय में विकास की कितनी भी नीड और कितनी भी संभावना आप में दिखे, लेकिन हम अपने मौलिक मुद्दों से समझौता नहीं करेंगे, हम एक गुट का समर्थन नहीं करेंगे। जिस प्रकार मौन अपने आप में एक अभिव्यक्ति है, उस प्रकार अनुपस्थिति भी अपने आप में एक स्टैंड है। हमने दोनों को संदेश दिया और हमने यही कहा है कि वार का युग नहीं है। हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा है कि ये डायलॉग का, विमर्श का, चर्चा का, है ना, और समाधान का युग है। तो इस पे जवाब यही है जो आप दे रहे थे, है ना। तो इसको थोड़ा सा इस वे में देना है कि वो ज्यादा प्रोफाउंड लगे, ज्यादा वो एकदम लगे कि एकदम टू द पॉइंट है, ज्यादा वो मौलिक लगे। ठीक है। साउथ चाइना सी पे आपने कहा कि सर इसमें चाइना को भी देखना चाहिए। चाइना तो देख नहीं रहा है। एक्चुअल में बात ये है कि उसका वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड ये है कि जो आसियान कंट्री, कुछ रचनात्मक वे फॉरवर्ड आपको देना चाहिए। जैसे कि आसियान कंट्री के साथ उसका ट्रेड रिलेशन बहुत शानदार है, लेकिन आसियान कंट्री इस मुद्दे पर कभी नहीं बोले। तो अब ये राइट समय आ चुका है कि आसियान कंट्री को कम से कम संप्रभुता के मुद्दे पर ये बोलना चाहिए कि चाइना से वो निगोशिएट करे, चाइना से वो बातचीत करे, चाइना से साथ वो विमर्श में आए एक प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि वो अंक्लॉज को भी नहीं मान रहा है चाइना, अभी जो उसका निर्णय है, पीसीए का जो निर्णय है उसको भी नहीं माना गया है। तो इसमें विभिन्न स्टेक होल्डर को विचार विमर्श, कुल मिलाकर आपका ये आंसर ठीक ही था। ठीक है। उसके बाद जो आपसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे पूछा गया है ना, तो उसमें एक ही योजना के डिटेल में नहीं जाना है कि सर स्फूर्ति है, संपर्क है, ठीक है, एक बार में बोल दिया ये है सर, ये है, ये है, ये है। 4 पूछा है तो 4 बोल दिए। पहले एक योजना बता के उसका पूरा डिटेल बताने लगेंगे तो आप दूसरा मिस करेंगे ना, जबकि क्वेश्चन आपसे था कि 4 योजना का नाम बताइए। ठीक है। तो क्वेश्चन के डिमांड को समझना है, वो आपसे ऑब्जेक्टिव उम्मीद कर रहे हैं, सब्जेक्टिव उम्मीद कर रहे हैं, है ना। रूस यूक्रेन वार पे मैं आपसे सब्जेक्टिव उम्मीद कर रहा था, आप उसमें जा बोल रहे थे, लेकिन इसमें मैं आपसे ऑब्जेक्टिव उम्मीद कर रहा था। मुझे ये तुरंत जानना था कि आप इसमें कहां तक कंफर्टेबल है या कहां तक आपको जानकारी है। टीचर्स के मुद्दे पे आपने कहा कि सरकार का निर्णय है तो सही ही होगा, है ना। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा बहुत वेग। तो सर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है कि सरकार ने आदेश दे दिया कि भाई अपन इस टाइप का क्वेश्चन आपको ये करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में कि सर अगर शिक्षकों की कुछ मांग है तो शिक्षकों की मांग अगर संवैधानिक दायरे में है, क्योंकि प्रोटेस्ट का अधिकार जो है, उनको हड़ताल का अधिकार जो उनसे नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री से उसका हड़ताल, प्राइवेट इंडस्ट्री में नहीं लिया जाता है प्रोटेस्ट का हड़ताल उससे वापस। तो ये तो सरकारी जॉब है। इस सरकार को तो, जो स्टेट है उसको तो लिबर्टी देना ही पड़ेगा। और इंडिया में जो स्टेट है वो सोशल रेवोल्यूशन का एजेंट है। अगर आप खुद ही सोशल रेवोल्यूशन को स्टे करेंगे, उसको रोकेंगे, तो फिर आपकी एजेंट की भूमिका ही खत्म हो जाएगी। तो इसमें सर फिर सवाल आ जाएगा कि इसका मतलब कि गलत कर रही है। नहीं सुनिए, इस बात को आप समझिए कि सरकार अगर जो है ना, आप इस बात को ऐसे प्रस्तुत करिए कि सर सरकार जो है ना उनको सभी पक्षों की बात को सुननी चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि अगर सरकार उनकी बातों को नहीं सुनेगी तो शायद इस तरह का वायलेंस हो सकता है, वायलेंट हो सकता है, स्ट्राइक हो सकता है, और इसके नुकसान जो है वो हमें ही होगा। शिक्षक जो है वो पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है ना, वो मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे और गवर्नमेंट भी परेशान रहेगी। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि सरकार का पक्ष और शिक्षकों का पक्ष जो है ना वो आपस में मिलजुल करके जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाले।